हेलो दोस्तों, आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CSEB जेई 2018 के प्रीवियस ईयर जो पेपर पार्ट नंबर 2 है ना, क्योंकि पहले पार्ट हमने इससे पहले वीडियो में कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें प्रथम 40 क्वेश्चन हैं। जो रेस्ट या 40 क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे सिलेबस की एक रिवीजन भी मिल जाती है इससे, और पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा आता है। तो जरूर देखिए ना। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम इस एग्जाम के लिए एक पैकेज लेकर आ रहे हैं आपके जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें इस कोर्स को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार से। जी हाँ, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार से इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ में थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यह एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जिसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार देखना चाहें देखिए, और उसे वहीं पे वीडियो में देखते देखते याद कर लीजिए। और हाँ जी, ये पूरे क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से वीडियोस देख लेते हैं, तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकलना तो तय हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ में अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो बिल्कुल PDF भी साथ में आपको मिलेगा, और एक अच्छे फैकल्टी के साथ में, एक्सपीरियंस फैकल्टी, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त हेमंत साहू, जो कि इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हूं। मुझे अभी तक 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने 5th रैंक स्कोर किया था 2018 के इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में, और गेट क्वालिफाइड कर चुका हूं, इसलिए टेक्निकल की अच्छी पकड़ रखता हूं। साथ में मैंने गेट में 80% रिजल्ट भी दिया है, और इसलिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूं JEE मैकेनिकल की पैकेज। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़िएगा दोस्तों। यदि आपने पेपर सॉल्यूशन का पहला वीडियो देखा है तो उसमें आपने एनालिसिस देखा था, उसका ही रिपीटेशन है, तो चाहे तो आप इसे स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं, इसके बाद 1 to 1 क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो जी हाँ दोस्तों, तो 2018 के जेई पेपर के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने कि आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन आए थे 23 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 23 क्वेश्चन। 80 में से 23 क्वेश्चन केवल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आया था। वैसे तो आप इसे, इतना बड़ा टॉपिक है तो इसे आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कास्टिंग में, फॉर्मिंग में, फिर उसके बाद में वेल्डिंग, मशीनिंग, है ना, और बाकी मिसलेनियस आइटम के लिए भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो आप देख पाएंगे कि इनमें से जो आपका वेल्डिंग सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 23 में से 12 क्वेश्चंस तो केवल आपके वेल्डिंग के ही थे। फिर उसके बाद में फॉर्मिंग का एक बहुत बड़ा वेटेज रहा है, फिर मशीनिंग का रहा है। सो दोस्तों, इसलिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बिना आप इस एग्जाम को नहीं सोच सकते। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ हम ये पैकेज लेके आ रहे हैं। सो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसमें से 11 क्वेश्चन आए थे। अगर परसेंटेज में मैं बात करूं तो 13% इसका बनता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 28% बनता है। ऐसे ही आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से सेपरेटली, जो बेसिक आपके फंडामेंटल्स फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहां से 9 क्वेश्चन है। और देखोगे सो हाइड्रोलिक मशीन अलग से हमने यहाँ पे डील किया है, जिससे 5 क्वेश्चन वहां से है। जैसे कि टरबाइन से क्वेश्चन आया था, टरबाइन में भी आपके स्पेशली इंपल्स टरबाइन से क्वेश्चन ज्यादा है, रिएक्शन टरबाइन से क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 1 by 1 डील करेंगे जल्द ही। तो अभी क्या करना है, आपको बस इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन से पोर्शन को कौन कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको। हाँ, मैं ये बता दूंगा आपको, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये उनका कोई सेट पैटर्न नहीं है। सो हो सकता है कि जिससे अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उससे क्वेश्चन ना आए, बट हाँ जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंस के नज़रिए से कभी भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सो आपको बहुत जमकर तैयारी करनी होगी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। सालों के बाद में मैकेनिकल के लिए इतनी सारी पोस्टें हैं, तो जाने नहीं देना है हाथ से दोस्त। सो अगर बात करें तो आपके पावर प्लांट से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आपके बॉयलर सेक्शन से थे। तो बॉयलर को बहुत अच्छे से करना होगा दोस्तों आपको। जी हाँ, और थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, मैकेनिज्म से, इन्वर्जन से और गियर से।
गियर से बहुत क्वेश्चन आए थे थ्योरी ऑफ मशीन में, तो गियर को आपको नहीं छोड़ना है, कैम फॉलोवर को नहीं छोड़ना है, बेसिक मैकेनिज्म को नहीं छोड़ना है, इन्वर्जन्स को पूरे करेंगे हम। सोप में जब बात करेंगे तो सोप में आपके जो बेसिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर साथ ही साथ में आपके कंबाइंड लोडिंग से क्वेश्चंस, तो ये जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो एग्जाम है ये, इसमें केवल क्या है, केवल रिटर्न एग्जाम है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो जो आपका फाइनल डिसीजन होना है वह आपके रिटर्न एग्जाम से होना है, इसलिए एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए दोस्त। अगला है आईसी इंजन। यहाँ से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे आपके, ऑटो साइकिल से, डीजल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक क्वेश्चंस करने से यहाँ के लग जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आते हैं। मशीन डिज़ाइन में भी आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहे हैं। वर्कशॉप से केवल एक क्वेश्चन आया था लेथ से रिलेटेड, सो अगली बार भी लेथ से क्वेश्चन आ सकता है, शेपर मशीन से क्वेश्चन आ सकता है, आपके मिलिंग मशीन से आ सकता है, कास्टिंग फाउंड्री प्रोसेस से आ सकता है, सो इसको भी आपको करना चाहिए। अगला है आपके हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रिसर्च और आरएसी। इनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे दोस्तों 2018 में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा अगली बार भी। जेई 2018 में जैसे पूछा गया था, ऐसा जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा पूछा जाएगा, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं, अभी देखें कि हमें बल्क में क्वेश्चन मिले। अगर वेल्डिंग से क्वेश्चन आया तो बहुत सारे वेल्डिंग से हैं, जैसे कि टरबाइन से क्वेश्चन आया तो टरबाइन से बहुत सारे हैं। सो इनका एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है और उन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर से हो, सो इसीलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ना अभी यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है दोस्तों, आपको सभी को करना है। बट हाँ, जो जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो स्टार मार्क है, उसे जरूर कर ले। चलिए, तो ये तो रही बात पूरे आपके पेपर के थरोली एनालिसिस की। अब बात करेंगे हम 1 to 1 की, तो आगे बढ़ते हैं और 1 to 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 41, according to Kelvin Planck statement, perpetual motion machine is, यहाँ पे ऑप्शंस है, of the first kind of is impossible, of second kind is impossible, of first kind is possible, of second kind is possible। पहली बात, जैसे हम करें कि परपेचुअल मोशन मशीन जो होता है वो होता है इम्पॉसिबल, वो होता है इम्पॉसिबल, मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो गलत ही हो गया। अब केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट किस में आता है, सेकेंड लॉ में, सो ये है सेकेंड, ठीक है। तो पी 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 एम एम टू इज द राइट आंसर, आंसर नंबर 2। एक क्वेश्चन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज, अब आपको बताना है कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज द मैनोमीटर इज द राइट आंसर। वेंचुरीमीटर फ्लो मेजरमेंट करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेंटेन करता है, वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट करता है डायमीटर का, ठीक है। सो डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर, थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वेंचुरीमीटर होता है फ्लो आपके मेजर करने के लिए। सो मैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, the lines of actions of a concurrent forces meet at, concurrent forces किसको बोलते हैं, concurrent forces are those forces, है ना, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मीट करे, एक ही पॉइंट पर मेट करे, तो दैट इज आंसर इज अ सिंगल पॉइंट, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स यूज एज अ ट्रांसड्यूसर। देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से था, तो उसी से एक पूछा गया है यूज ट्रांसड्यूसर, वो इसमें से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मशीन है जो कि ट्रांसड्यूसर का यूज करता है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इसमें सेंसर का यूज किया जाता है, तो सेंसर के लिए इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर का यूज कर रहे हैं। तो जी हाँ, सो ये यूज करते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक टेक्निक में, अल्ट्रासोनिक में ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि सुपरसोनिक नोजल में मैक नंबर कितना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए वर्ड है सुपरसोनिक, सोनिक का मतलब होता है मैक नंबर 1, जैसे सोनिक का मतलब होता है मैक नंबर 1 और सुपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो एक से ज्यादा, मैक नंबर इज मोर देन 1, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
अ मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ अप टू, है ना। सो ये क्वेश्चन आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक से लिया गया है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम पूछा है। सो जहां तक ये प्रोपोर्शनल होता है वो कहां तक होता है ना। सो यहाँ एक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, इसके बाद से इसमें एक कर्वेचर आना स्टार्ट हो जाता है। सो आंसर इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, limit of proportionality. Next question, question number 47. If the angle of friction is denoted by phi, then the efficiency of the screw jack can be denoted by. So आपकी efficiency of screw jack जो होती है वो उसमें फ्रिक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन एंगल के अगर फाई है तो ये होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाई. So answer is 2. Answer is question number 48. Which of the following is usually not a function of riser of casting? So ये क्वेश्चन है आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कास्टिंग टॉपिक से. तो इसमें पूछा जा रहा है राइजर का फंक्शन. तो राइजर का फंक्शन क्या होता है? राइजर आपको बताता है कि मोल्टन मेटल आपका पूरा तरह से फिलअप हो गया है और साथ में सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे वो वहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराता है. ठीक. सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं इनेबलिंग द स्मूथ एंट्री ऑफ द मोल्टन मेटल, इनेबलिंग द एस्केप ऑफ द गैसेस, इंडिकेशन ऑफ द कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड और प्रिवेंशन ऑफ द कैविटी ड्यू टू श्रिंकेज. जी हाँ, बिल्कुल ये तीनों फंक्शनिंग किसके हैं? राइजर के फंक्शनिंग है. और इसमें क्या पूछा है, जल्दीबाजी में आप इसे सिंपली किसी एक को ना लगा दे. यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ फंक्शन ऑफ राइजर. जी हाँ, enabling a smooth entry of the motor meter is not a function of riser. So answer is 1. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट. तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के ये फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इसमें क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है. द एंट्रोपी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. एंट्रोपी की बात फर्स्ट लॉ में नहीं होती, वो सेकंड लॉ में आता है, सो ये नहीं हो सकता. तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जी हाँ बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. टोटल एंट्रोपी, जैसे एंट्रोपी बोला आप हटा दीजिए. फर्स्ट लॉ में एंट्रोपी नहीं आती, सेकंड लॉ से आती है. एंट्रोपी यहाँ भी लिखा हुआ है तो हटा दीजिए. आपको जैसे ही पता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे, कि जिसे एंट्रोपी जो होती है वो सेकंड लॉ डिफाइन करता है. तो आपके जैसे यहाँ पे एंट्रोपी है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे तब भी यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है. तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, इजी आते हैं, और आप इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ के रखना है दोस्तों. बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है तभी आपका होगा. और देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के आ रहे हैं, तो आपको बस अपने जितने भी टेक्निकल नॉलेज है उसको ब्रश अप कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए. थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसके बेसिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. केल्विन प्लांक लॉ डील्स विद. अब बताइए कि केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट कब सुना था आपने, कब सुना था? थर्मोडायनामिक्स में सुना था. वेरी गुड, सही है. किस में सुना था? सेकंड लॉ के स्टेटमेंट पे है ना. सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में सेकंड लॉ क्या कहता है जरा देख लेते हैं, है ना. कन्वर्जन ऑफ वर्क, नहीं जी ये तो नहीं है. कन्वर्जन ऑफ हीट नहीं है. कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क नहीं है. कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. देखिए आपका जो सेकेंड लॉ में दो आता है, एक क्लॉसियस का आता है और एक केल्विन प्लांक का आता है ना. तो जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहलाता है? हीट इंजन के लिए शो करता है. सो वहीं पे आपका ये केल्विन प्लांक का हीट पंप के लिए शो करता है. सो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. ये आपका आंसर हो जाएगा हीट इनटू वर्क. क्वेश्चन नंबर 51. इन डीजल इंजन द हीट एडिशन इज डन एट. अब आपको यहाँ पे आईसी इंजन से क्वेश्चन मिल रहा है जो कि डीजल साइकिल से है. डीजल साइकिल की आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके डायग्राम क्लियर है ना. सो इसमें क्वेश्चन क्या होता है? सो यहाँ पर हीट एडिशन कहाँ पे होता है ये पूछा गया. तो हीट एडिशन होता है आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपका हीट एडिशन होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है. कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस.
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इन इंटरनल कंबशन इंजन्स द फ्यूल कंबशन टेक प्लेस। द मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको जैसे ही यहाँ पे नाम से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके आईसी इंजन के बेसिक से लिया गया है, जिसमें पूछा है गया है इंटरनल कंबशन इंजन। नाम में ही काफी है आपका आंसर छुपा हुआ है कि कंबशन चैम्बर में इंटरनली होता है, और इंटरनल में कहाँ पर होगा, कंबशन चैम्बर पे होगा, जहाँ कंबशन ही नाम है ना। तो कंबशन टेक्स प्लेस एट कंबशन चैम्बर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इन अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट व्हाट। तो कार्नोट साइकिल में बोलो या जिसमें भी बोलो, जब भी पीवी डायग्राम में आपका ड्रॉ हो रहा है और यहाँ पे एरिया जो भी डिनोट करेगा, है ना, कोई भी साइकिल हो आपका, इसमें अगर एरिया जो डिनोट करेगा पीवी साइकिल में, एंड दैट विल गिव यू द वर्क डन, ठीक है। सो ये चीजें भी हो गई हैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एसआई यूनिट में फोर्स होता है, ठीक है। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन, और एक न्यूटन बराबर कितना होता है, फंडामेंटल्स में बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। सो ये चीजें हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी ज्वाइंट। टेम्पररी ज्वाइंट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं को बहुत ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहीं पे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन करने के चक्कर में रह जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं अच्छा बोल्टिंग है, ये है, लगा जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं है। सो वेल्डिंग इज अ परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस। वेल्डिंग जो होती है आप उसे डायरेक्टली तोड़ सकते हैं, निकाल नहीं सकते, जबकि बोल्ट में आपने कभी भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिवेट को भी निकाला जा सकता है, क्लैंपिंग को भी निकाला जा सकता है, फिर लगाया जा सकता है, बट वेल्डिंग को सीधा तोड़ना पड़ेगा आपको। सो आंसर इज परमानेंट ज्वाइंट होता है, इसलिए आंसर होगा वेल्डिंग। दोस्तों आपको इसमें एग्जाम में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन लगभग थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट्स। तो आपको इसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चंस कीजिएगा, बन जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तब होता है प्रॉब्लम, और जो आपके इस 100 में से जो 80 क्वेश्चन देखेंगे वो तो टेक्निकल होंगे, और 20 क्वेश्चन कैसे होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीएस और रीजनिंग से होंगे। तो थोड़े यहाँ पे अगर एनालिटिकल आएगा क्वेश्चंस तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है, अदरवाइज आपके 80 क्वेश्चंस बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए इस पेपर में हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी तक क्वेश्चन पेपर में हम लोग जो भी डील किए हैं, यहाँ पे नॉट वाला बहुत फंक्शन पूछा गया है, और अक्सर यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। सो 56 में क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर सेक्शन क्या होता है जी, है ना। सो आपके यहाँ पे नो सेंसिटिविटी में जानते हैं, यहाँ पे देखिए होंगे कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो होता है सर्कुलर सेक्शन में, यहाँ पर वो होता है 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक है। सो ये चीजें भी है, ठीक। बहुत जल्दी जब हम कोर्स लाने वाले हैं और उस कोर्स पे एक एक सब्जेक्ट को थरोली डिस्कस करेंगे, उसमें जब हम सोम पे आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो इसको भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर पावर प्लांट के सेक्शन से, बॉयलर से पूछा गया है। बॉयलर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें से आपको टाइप को जानना है, जिसको हम ग्राफिकली बहुत अच्छे से बताएंगे। तो फायर ट्यूब बॉयलर इसमें से कौन सा होता है, स्टर्लिंग नहीं, ये नैरो नहीं, कॉन्कर नहीं, तो ये बैककॉक एंड विलकॉक्स जो बॉयलर होता है ये भी नहीं होता है। सो आंसर इज कॉर्करन बॉयलर, ये होता है फायर ट्यूब बॉयलर। बाकी कैसे होते हैं, बाकी होते हैं आपके वाटर ट्यूब बॉयलर। ये सभी कैसे हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, और ये होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैप्स्टन लेथ। कैप्स्टन लेथ इज अ टाइप ऑफ लेथ। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है वर्कशॉप के से रिलेटेड, है ना, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लेथ टॉपिक से पूछा गया है, और लेथ का यहाँ पे टाइप पूछा है। बेसिकली जो कैप्स्टन लेथ है वो किस टाइप का लेथ है, सो दैट इज सेमी ऑटोमेटिक लेथ। कैसा है, सेमी ऑटोमेटिक लेथ है, जैसे कि आपने इंजन लेथ भी सुना होगा, है ना, और तो इसमें कैप्स्टन लेथ है, तो कैप्स्टन लेथ इज अ सेमी ऑटोमेटिक लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट, ठीक, इसको ध्यान रखिए, विच नॉट टाइप ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग इनमें से कौन सा ब्रेजिंग का प्रोसेस नहीं है। सो डीप ब्रेजिंग इज अ प्रोसेस, यस। टॉर्च ब्रेजिंग होता है, यस, है ना। वैक्यूम ब्रेजिंग ये भी होता है। जो नहीं होता है इलेक्ट्रोड ब्रेजिंग, इसमें इलेक्ट्रोड का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोड ब्रेजिंग नहीं होता है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बैककॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हैज वाटर ट्यूब, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ पहले हमने क्वेश्चंस देखा था कि विलकॉक्स कैसा होता है, वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। कॉन्करेंट कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए, है ना, कॉन्करेंट बॉयलर कैसा होता है, वो ही फायर ट्यूब बॉयलर होता है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, वही क्वेश्चन फिर से आपको पूछा गया कि ये तो वाटर ट्यूब बॉयलर है, देखिए। सो आप चाहे तो क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है और एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली मिल जा रहा है। जैसे कि अभी आप एक बॉयलर का हो गया, आपने आर्क वेल्डिंग में भी देखा था, स्लैग वाला क्वेश्चन, वो भी रिपीटेशन था। सो एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, तो इसलिए बड़ी होशियारी से, समझदारी से पेपर सॉल्व करेंगे। सो आपको एक दो क्वेश्चन तो आइडिया लग ही जाता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि बैककॉक और विलकॉक्स जो बॉयलर होते हैं, इसमें वाटर ट्यूब कैसे होते हैं। सो ये इसमें होते हैं इंक्लाइंड। दोस्तों इसमें कैसे होते हैं, इंक्लाइंड होता है। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया है द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉज द यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेन दैट कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड व्हाट। सो ये कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब आप यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे, सो यहाँ पर जो होता है कि जो यूनिट स्ट्रेन के लिए जो आपको मिलेगा स्ट्रेस, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 62, इन कार्नोट साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट। आपको कार्नोट साइकिल में क्या होती है दोस्तों, कार्नोट साइकिल आपको पता होगा कि टीएस डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं इसका, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है, ठीक है। दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और जो आपका हीट रिजेक्शन होता है वो होता है आपके कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। हीट रिजेक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ड्यूरेशन पे, ठीक है। सो आंसर इज कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका पीवी डायग्राम भी आप बना सकते हैं, पर आपको यहाँ से बहुत ईजी हो जाता है बनाना। क्वेश्चन नंबर 63 आपके ये है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, जो कि आपके टूल सिग्नेचर से पूछा गया, मतलब मशीनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पॉजिटिव रैक एंगल जो होता है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजेस द एज स्ट्रेंथ, सिंप्लीफाइज द डिजाइन, हेल्प्स रिड्यूस द कटिंग फोर्सेस, इंक्रीज द टूल लाइफ। का रेक फेस होता है वो आपके फेज और जो बेस होता है ना, द प्लेन पैरेलल टू द बेस, इसके बीच में जो एंगल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन पे, उसे कहते हैं हम लोग रेक फेस एंगल, ठीक है। और ये आप जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये शार्प होते जाएगा, एज शार्प होते जाएगा। तो वहां पे क्या होती है कि कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करता है। इससे क्या होगा, कटिंग फोर्सेस रिड्यूस होती है। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे जैसे कि दूसरा ऑप्शन है, एज स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नो यहाँ से, जबकि एज स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही ये शार्प होते जाएगा, पहले यहाँ पे एज था, फिर यहाँ पे कर देंगे तो देखिए एज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। डिजाइन सिंप्लीफाई होता है, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 3 ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फ्लो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली इनरेगुलर वेलोसिटी एंड प्रेशर इज कॉल्ड। जब आपका यहाँ पे बोला गया एक्सट्रीमली इनरेगुलर कि जो फ्लो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो बना है शब्द लैमिना इट मींस लेयर बाय लेयर। सो यहाँ पे रेगुलराइज जब भी होगा फ्लो, सो दैट इज कॉल्ड लैमिनार। और यहाँ पे खुद ही बोल के रखें, देखिए एक्सट्रीमली इनरेगुलर, तो वो किस में होगा, टर्बुलेंट में। किस में होगा, टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। सो एक्सट्रीमली यहाँ पे होगा टर्बुलेंट फ्लो पे, जहाँ पे रेनॉल्ड नंबर जो होती है हायर होती है, हायर वैल्यू पे रेनॉल्ड नंबर पे यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज सुटेबल फॉर द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम। जब वहां पे आपका जो लोड है वो फ्लक्चुएटिंग होगा, सो उस केस में कौन सा बॉयलर सुटेबल होता है। सो फ्लक्चुएटिंग या पार्शियल लोड के केसेस में
आपका जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है वह बहुत सुटेबल होता है, बाकी जो होते हैं वो हाई लोड पे काम करने के लिए डिजाइन ज़्यादातर बेटर काम करते हैं। सो आंसर इज ये। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो पावर प्लांट के बॉयलर सेक्शन के एप्लीकेशन पार्ट से आता है। सो आपको ये भी चीज करना है कि बॉयलर तो पढ़ना है, बॉयलर के टाइप जरूर पढ़ना होगा आपको, उसके साथ में उसके एप्लीकेशन को भी ध्यान रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है, और साथ में उनके पाइप्स के इंक्लिनेशन कैसे हैं, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, ये भी चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपका हर क्वेश्चन फिर यहाँ से बहुत आसानी से बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट, अगेन नॉट है ना, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट नहीं है? पहला, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क डन फॉर अ साइकिल। यस, यही तो होता है हमारा नेट हीट ट्रांसफर इन और नेट वर्क ट्रांसफर जो होता है वह एक साइकिल के लिए बराबर होता है, ये तो स्टेटमेंट है, तो मतलब ये गलत है। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट है ना, और सो ये भी है सही, सो ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। हीट ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड द वर्क डन, ये स्टेटमेंट आपका जो आता है वो आपके फर्स्ट लॉ से तो नहीं आता है, सो दिस इज द आंसर। अगला स्टेटमेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क डन एंड एनर्जी चेंज। ये जो साइकिल के लिए लॉ था, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो डिराइव हुआ था वो हुआ था साइकिल के लिए। जब इसी को प्रोसेस में किया जाता है तो प्रोसेस में हम देखते हैं चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और यही चीज तो यहाँ पे मेंशन है, ये तो फर्स्ट लॉ है। सो आंसर इज थर्ड, हीट कैन नॉट बी एक्सीड द वर्क डन। ठीक, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। बात करते हैं क्वेश्चन 67 में। इसमें क्या पूछा गया है, द प्रेशर मेजर्ड बाय मैनोमीटर इज दी। अब ये क्वेश्चन है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक आपके प्रेशर मेजरमेंट से क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया मैनोमीटर के बारे में। मैनोमीटर जो कि रीडिंग देता है वह रीडिंग कौन सी होती है, तो गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। यूट्यूब मैनोमीटर आप बात करेंगे जिसमें तो ये क्या करता है कि हमेशा आपको एक कंपैरिजन रीजन देता है एटमॉस्फेरिक के अनुसार। जब भी आपका जो कैलकुलेशन हो तो एटमॉस्फेरिक के बेस में होगा, तो दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। आपका अगर डेटम लाइन है तो ये, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अगर ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो ये जो होगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो डिफरेंस होगा, सो ये कहलाता है आपका गेज प्रेशर। क्या कहलाता है, गेज प्रेशर, अगर यहाँ पे आपका प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, द एकरमैन स्टीयरिंग गियर इज अ इन्वर्जन ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन के मैकेनिज्म पोर्शन से आया है, तो मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ना, और इसके इन्वर्जन, स्पेशली इन्वर्जन जो होते हैं और खासकर जो एप्लीकेशन पार्ट में इन्वर्जन आ जाते हैं उसको जरूर पढ़ना, जैसे कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है, इसको जरूर पढ़े। फिर आपके जो स्टीयरिंग होते हैं है ना, उसको जरूर पढ़े। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं कि आपका एकरमैन स्टीयरिंग गियर जो है वह किसके लिए यूज होता है। सो देखते हैं किसका इन्वर्जन है। सो ये है क्रैंक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, क्रॉस स्लाइडर मैकेनिज्म का, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का, या 4 बार मैकेनिज्म का। सो जो आपका एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम होता है वह 4 बार मैकेनिज्म का होता है, उसमें कोई भी स्लाइडर नहीं होता। ठीक है, सो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं उसमें कौन से यूज होता है। जैसे ही आपको समझ में आएगा सर्किट बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और उसमें आप क्या करेंगे, वेल्डिंग तो करेंगे नहीं, सो उसमें क्या करेंगे, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और ब्रेज वेल्डिंग है ना, तो आंसर इज सोल्डरिंग। वहां पे आपको सोल्डरिंग करना होता है। सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, ये नॉर्मली कॉमन टर्म भी है जो आपको डेली लाइफ से भी आंसर मिल सकता है इसका। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द फ्लक्स। तो आपके जो फ्लक्स है उसके एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन है इसमें, इम्पार्टिंग द हार्डनेस, स्टेबिलिटी ऑफ द आर्क, एडिशन ऑफ द अलोइंग एलिमेंट्स, सेल्डिंग ऑफ द आर्क एनवायरमेंट। जी हाँ, तो आपका जो फ्लक्स यूज होता है
इलेक्ट्रोड में, वो क्या करता है, वो आपके आर्क को स्टेबलाइज कर सकता है, ट्रू। एडिशन ऑफ अलोइंग एलिमेंट्स, ट्रू, है ना। शिल्डिंग ऑफ द एनवायरमेंट्स, ट्रू। जबकि वो यहाँ पे हार्डनेस नहीं बढ़ाता, और हार्डनेस नहीं बढ़ाता है आपका जो फ्लक्स है। तो आंसर इज 1 ओनली। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया है, फॉर अ लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप द रेनॉल्ड्स नंबर इज नॉट मोर देन, पाइप फ्लो होगा तो पाइप फ्लो में क्या होगा, स्टार्टिंग में डेवलपिंग होगा, ये डेवलपिंग होगा जहाँ पे फ्लो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, उसके बाद में एक के बाद में ये सर्टेन लैमिनार फ्लो हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड आएगा, और ट्रांजिशन पीरियड के बाद में ये टर्बुलेंट हो जाएगा अगर इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहे तो उस केस में पूछ रहा है कि आपका लिमिटिंग कंडीशन क्या है, रेनॉल्ड नंबर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है आपका लेस देन 2000 होता है पाइप फ्लो के लिए। जबकि यही अगर प्लेट में पूछा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 2000 के लिए। कब, पाइप फ्लो में, कब, पाइप फ्लो में। पर वही अगर आपको पूछ देता कि फ्लो ओवर द प्लेट पूछ देता या ओपन के लिए पूछ देता, सब इसके लिए आंसर गलत अलग हो जाता, इसकी वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 10⁵। ठीक है, सो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है क्वेश्चन जी, है ना, फ्लो से है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सरफेस इज क्रिएटेड ओविंग टू द फिनोमेना नोन एज। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके रिलेटिव मोशन होता है किसमें, बेल्ट और पुल्ली में, किसमें, बेल्ट और पुल्ली के सरफेस में। ठीक है, क्रिएटेड ओविंग द फिनोमेना ऑफ नोन एज, उसमें जो होता है आपका जो बेल्ट और पुल्ली का जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशंस, वो कौन से फिनोमेना को दर्शाता है, तो स्लैकिंग नो, क्राउनिंग नो, है ना। सो ये दिलाता है इलास्टिक क्रीप को, किससे दिलाता है, इलास्टिक क्रीप को, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ पे उसको यहाँ पे मुड़ना पड़ रहा है ना, ये कंटिन्यूसली चलता है, तो यहाँ पे इलास्टिक क्रीप का फिनोमेना काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जहाँ पे पूछा गया है 4 स्ट्रोक इंजन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट टू कंप्लीटेशन ऑफ द वर्किंग साइकिल इज। सो ये क्वेश्चन है आपके आईसी इंजन से, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपके 4 स्ट्रोक इंजन में जो एक साइकिल होता है, एक पावर साइकिल होता है, तो उसमें आपके जो क्रैंक होता है उसको कितना रिवॉल्व करना पड़ता है, तो इसको 2 बार रिवॉल्व करना पड़ेगा, 2, है ना, 2 रिवॉल्यूशन के में एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक, तो इसमें कैसे होता है, तो इस 2 को भी अगर मैं एक को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो टोटल 4 स्ट्रोक हो जाते हैं। सो जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में सक्शन होता है, तो दूसरे में फिर उसका कंप्रेशन होता है, ठीक है, फिर अगले में एक्सपेंशन होगा, फिर लास्ट में उसका एग्जॉस्ट हो जाता है। इस तरीके से 4 स्ट्रोक बनते हैं और ये 2 साइकिल में कंप्लीट हो जाती है। सो आंसर इज 2 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में क्या पूछा गया, द प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका थर्मो के बेसिक आपके थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से पूछा जा रहा है। सो इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा प्रोसेस जो कि एडियाबैटिक हो, मतलब हीट ट्रांसफर 0, है ना, और रिवर्सिबल हो, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वेयर इन द प्रोसेस एंट्रोपी चेंजेस 0। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हुए हैं, इजी हैं, एकदम बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया मौका है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है तो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 75, द रोटेटिंग पार्ट within the casting of a centrifugal pump is known as। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे कि टरबाइन होता है, टरबाइन को आप उल्टा कर दो तो ये आपका पंप बन जाता है, तो इस तरीके से लगा होगा। सो ये जो रोटेटिंग पार्ट है जो ये घूम रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर, और यहीं से क्या करते हैं कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस फ्लूइड को
वो प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इम्पेलर। क्या कहलाता है? इम्पेलर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या पूछा गया है? द टी स्टैंड्स फॉर GTAW प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपने जाना पहचाना लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब याद आया आपको? नहीं, तो ये वेल्डिंग का पार्ट है। अब याद आया आपको? जी हाँ, बताइए, अब याद आ रहा है आपको? तो ये है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। क्या है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। टी स्टैंड्स फॉर टंगस्टन। किसके लिए होता है? टंगस्टन के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, ठीक, is not associated with gas metal arc welding. Again questions comes from the production engineering welding topic. ठीक है, वेल्डिंग के से पूछा गया है और इसमें पूछा गया वेल्डिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें वेल्डिंग प्रोसेस में क्या करना होगा? आपको वेल्डिंग प्रोसेसेस पढ़ना होगा, है ना, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे और साथ में उसके डिफेक्ट्स क्या है ये भी पढ़ना होगा। ठीक है, और वेल्डिंग में जैसे कि आर्क वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग में उसको वहां पे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को कैसे यूज किया जाता है, उसमें फ्लक्सेस कैसे लगाए जाते हैं, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, ये चीजें आपको पढ़नी है। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज है, कौन सा रिकमेंडेड है, कौन सा सुटेबल है, इन बातों को आपको पढ़ना होगा और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में एक जो ये है डिफेक्ट, और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, तो हीट ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन डन फॉर, किसके लिए करते हैं? अब हीट ट्रीटमेंट किसका करते हैं? मटेरियल का। तो ये जो आपका टॉपिक पहचान गया होगा किससे आया है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आया है हीट ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं? सो हीट ट्रीटमेंट देखिए ऑप्शन, तो रिमूविंग द क्रैक्स इन द वेल्ड, नो, इसके लिए नहीं होता है। ज्वाइनिंग द प्लेट्स, बिल्कुल नहीं, हीट ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं करता। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए तो हमारे वेल्डिंग करेंगे, है ना, रिवेट करेंगे, परमानेंट करना है कि टेम्पररी करना है ये देखकर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बिल्कुल नहीं, हीट ट्रीटमेंट किसके लिए नहीं है? ये है स्ट्रेस रिलीविंग ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए करते हैं हीट ट्रीटमेंट, जहां पे क्या किया जाता है, एक अप्रोप्रिएट सर्टेन टेम्परेचर तक उसे हम लोग हीट अप करते हैं, फिर उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में रिक्वायर्ड रेट से कूल कर देते हैं। ठीक है, तो और इस पूरे प्रोसेस को कहलाता है हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक, सो दिस इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस रिलीविंग ऑफ द जॉइंट्स। क्लियर है? सो आंसर नंबर 4 is the correct answer. Next questions 79, within the elastic limit stress is, स्ट्रेस कैसा होगा? एक क्वेश्चन आपने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, कब तक? ये क्वेश्चन आया था और सेम इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दिया है कि इलास्टिक लिमिट तक। ये आपका अगर प्रोपोर्शनल लिमिट है और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी कर्व सरफेस आ जाएगी, तो ये एक्चुअली मेरा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको रिपीट करके फिर से दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे पूछा है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस कैसा होगा, है ना। सो स्ट्रेन आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेन 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 स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन पूछा गया है, और ये कहाँ से मिलता है आपको? हुक्स लॉ स्टेटमेंट से मिलता है। ठीक है ना, और आप यहाँ पे अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है। सो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा? इलास्टिक लिमिट तक ये प्रोपोर्शनल होता है और अप्रोक्सीमेटली ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल इज reduced by forcing it through the metal obstructions known as a die is called। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पे एक क्वेश्चन में बात किया था कि whenever you have, कि आपको यहाँ से प्रेशराइज करके एक डाई में आपको जो मटेरियल को रखकर इसे एक स्मॉल ओपनिंग से पास करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। क्या कहलाता है? एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा होता है फोर्जिंग? ये हैमरिंग एक्शन से किया जाता है। वेल्डिंग कैसे किया जाता है? आपके हीट अप्लाई करके उसे पार्शियली मेल्ट करके उसे ज्वाइंट किया जाता है। रोलिंग भी क्या करते हैं? एक लोडिंग देते हैं यहाँ पर, उसे पास कराते हैं स्मॉल एरिया से। तो आंसर इज एक्सट्रूजन ओनली। ठीक है, सो ये आपके टोटल 80 क्वेश्चन जो हैं
वो हमने एनालिसिस कर लिया है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कि एनालिसिस आपके काम आई कि नहीं आई? अभी मौका बहुत बड़ा है, सो जुट जाइए, लग जाइए। ये मौका बार बार नहीं आता है। मैकेनिकल में 27 पोस्ट बहुत दिनों के बाद आया है, तो जम के लगिए और आपके साथी बनने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। सो हमसे जुड़े रहने के लिए आप विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमसे मिल सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।